आज हम मिलते हैं शिवानी गुप्ता से। शिवानी गुप्ता एक मशहूर डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट है इंडिया में, और जिनके पास मोर देन 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन के एरिया में। उनका काम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की इंडिपेंडेंट लिविंग पर ज़्यादा फोकस करता है, खास करके उन सेटिंग्स में जो जहाँ पर कम रिसोर्सेज होते हैं। शिवानी ने कई स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया है, जैसे कि सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और यूएन एजेंसीज। एक्सेसिबिलिटी और सपोर्ट सर्विसेज इंप्रूव करना चाहती हैं वो। और एकेडमिकली वो पीएचडी हैं, एमएससी हैं, और उन्होंने एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल एनवायरनमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, असिस्टिव डिवाइसेस और रूरल कॉन्टेक्स्ट के सपोर्ट में अपनी पीएचडी हासिल की है। हाल ही में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, नो लुकिंग बैक, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, बड़ी ओपनली, बहुत फ्रैंकली। उन्होंने खुलकर अपने लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताया है। बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं आज तक, और वो रिलेंटलेसली इस एडवोकेसी करती जा रही हैं, अपने एरिया में काम करती जा रही हैं। प्रोफेशनली शिवानी इस समय ग्लोबल डिसेबिलिटी इनोवेशन हब में एक सीनियर इंक्लूसिव डिज़ाइन मैनेजर के रूप में काम करती हैं। अपने प्रोफेशनल कामों के अलावा शिवानी को गार्डनिंग पसंद है, कुकिंग और कलरिंग बहुत पसंद है। सो मिलते हैं शिवानी से। तो आभास पॉडकास्ट में आज हमारी मेहमान है शिवानी गुप्ता। शिवानी गुप्ता बहुत सालों से मैं उनको देखती आ रही हूँ कि एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन के एरिया में बहुत सालों से रिलेंटलेसली काम कर रही हैं, एकदम डेडिकेटेडली। सो वेलकम शिवानी। थैंक यू वेरी मच आभा। आपके शो में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों बाद हम जी इस प्लेटफॉर्म पर मिले। थैंक यू। जी थैंक जी यू फॉर इनवाइट। जी। तो जैसे मैं भी देखती आ रही हूँ आपको, बहुत सालों से आप इसी एरिया में काम कर रही हैं, एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल डिज़ाइन, इंक्लूजन, और बहुत ज़्यादा काम आपने किया है अब तक। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इंडिया में क्या गैप्स हैं इस चीज़ को लेकर, इंक्लूजन को, एक्सेसिबिलिटी को? क्योंकि अभी भी हम जब बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाना होता है, बहुत सोचना पड़ता है कि जाएं या ना जाएं, एक्सेसिबिलिटी होगी या लोगों का बिहेवियर कैसा होगा हमें लेकर, क्या सहूलियत होगी, वॉशरूम एक्सेसिबल होंगे नहीं होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी क्या गैप्स रहते हैं इस चीज में? आभा, अगर मैं देखूँ तो मतलब इस एरिया में नियरली 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। जी। तो मैंने इन 25 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। लाइक इन द सेंस, अगर आप देखो 25 साल पहले तो बिल्कुल भी कुछ आइडिया ही नहीं था एक्सेसिबिलिटी भी कुछ चीज होती है। या और तो धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस आई हमारी कंट्री में, और बहुत फिर हम लोगों ने सबने काम किया। सो द प्रोग्रेस हैज बीन देयर, बट काफी स्लो रहा है। एंड कमिंग टू द गैप्स, आई थिंक कि एक्सेसिबिलिटी को ना एक डिसेबिलिटी की लेंस से जो हम देखते हैं उसमें हम मार खा जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी को हमको हर एक इंसान को एक्सेसिबिलिटी की जरूरत है। आप जी। देखिए आपके ओल्डर पीपल, हर एक आदमी कभी ना कभी ओल्ड होगा, और बहुत सारे ओल्डर पर्सन्स हैं हमारी कंट्री में। या नहीं तो छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, जो लोग अपने बच्चों को प्रैम में ले जाते हैं। मतलब आप देखिए तो मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन वुड रिक्वायर एक्सेसिबिलिटी। कुछ ही कुछ लोग होंगे जो कि बहुत एथलेटिक और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत या उस काइंड के लोग हैं जिनको एक्सेसिबिलिटी डजंट मैटर, दे कैन जस्ट मैनेज। या सो आजकल जैसे नी रिप्लेसमेंट तो सबकी ऑलमोस्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। एंड सो, और इवन इफ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम सम इलनेस, या कभी कुछ फ्रैक्चर हो गया उससे, उन सब एरियाज में भी आपको एक्सेसिबिलिटी की जरूरत। तो जब हम उसको लिमिट कर देते हैं कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए चाहिए, तो वो ऑब्वियसली उसका एक बिजनेस केस बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। राइट। तो आई थिंक दैट्स वन एरिया, स्पेशली ओल्डर पर्सन्स
we should start advocating and looking at accessibility, including older persons for sure, जो कि हम इतना actively करते नहीं हैं. हम्म In terms of implementation, I think it is good. I mean, हमारा Accessible India campaign चला, उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफी चीजें की and things like that. In terms of having the basics, strong law है, guidelines है implementation के, काफी चीजें हैं. But it's just implementation is poor. उसकी कुछ monitoring नहीं होती है, जी frankly. वो चीजें बनती हैं, वो क्या उसकी in terms of compliance to standards सच्ची में हुआ नहीं हुआ, उसकी यूजिबिलिटी कैसी है, implementation is basically very slow. और उसके लिए there needs to be more engagement of people with disabilities. मतलब हम लोगों को और engage करना पड़ेगा हम्म ग्रास रूट लेवल पे. अब जैसे प्लानिंग होती है, सिटी प्लानिंग, जी आप सिटी प्लानिंग प्रोसेस देख लीजिए, हम हम्म लोग इन्वॉल्व किया जाता है. मेरे हम्म को तो कभी नहीं कि कोई डिसेबल लोगों की से बात की हो कि भाई आपको प्लानिंग में क्या जरूरत है आपकी सिटी में. एंड दिल्ली जैसी सिटी तो इतनी मेगा सिटी है, यू नीड टू हैव नेबरहुड प्लानिंग, या यू नो इन टर्म्स ऑफ वार्ड्स, या आप जो भी बोल लीजिए हमारे इंडिया में. तो उन सब प्लानिंग में जब तक डिसेबल लोगों को आप नहीं दोगे भागीदारी, नहीं उनकी पार्टनरशिप लोगे, तो ये इम्प्लीमेंटेशन गैप्स बनते ही रहेंगे. और जैसे ही डिसेबल लोग इन्वॉल्व होंगे, वो हम्म खुद ओनरशिप लेने लग जाएंगे अपने या अपने एरिया की, अपने accessibility requirements की, and it'll be much easier to implement. या So I think those are some big gaps. Legislation ये वो सब कुछ है हमारी कंट्री, बहुत अच्छी तरीके से बन गया है, हम्म but I see a lot of implementation gaps. And one of the biggest thing is कि disabled लोगों को या invite ही नहीं आप आपका कहने का होता. मतलब है कि अभी वी नीड टू फोकस आवर एनर्जी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, और जिसमें Absolutely, लोकल पॉपुलेशन का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. जी Absolutely. और इसी मुद्दे पे मतलब just going further, like now presently I work with an organization called the Global Disability Innovation Hub, and I work as a senior inclusive design manager. हम्म So, our organization, we did a 4-year research, जो कि हमने 6 शहरों में across the world, in global south cities, हम्म including Varanasi from India, we did a research कि what is the status of inclusive environments in these cities? And there was talk, like in the sense that it was a very participatory research with हम्म local partners who were actually, leading the research, and it was hearing the voices of people, policymakers, and practitioners. So, I mean, one of the biggest challenge, even in that report, came out to be implementation. या And this is not only just our country, but I think it is pretty much a global phenomena, especially in low and middle income countries, that हम्म implementation is still a challenge. हम्म और देखा जाए तो जैसे ना मॉनिटरिंग बड़ा मॉनिटरिंग इज मोर अ चैलेंज देन इम्प्लीमेंट. एक बार इम्प्लीमेंट तो हो जाता है, उसके साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद तक उस चीज की हालत क्या हो रहती है वो हाँ, मेंटेनेंस मेंटेनेंस. मेंटेनेंस क्या रहती है उसकी, या एब्सोल्युटली. और अगर देखा जाए तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अंडर है, बट इट्स अ वेरी क्रॉस कटिंग इशू. हर हम्म एक मिनिस्ट्री को उतना ही एक्टिव होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी को लेके. हम्म हम्म एंड या implementation. या सो आप ट्रेन करती हैं जैसे हाउस होल्ड्स या प्राइवेट स्पेसेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए. यू हैव ट्रेन्ड पीपल.
बट इन इंडिया जैसे हम देखते हैं हमारे मिडिल क्लास होम्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, 2 बेडरूम, इवन 1 बेडरूम हाउस। तो उसको अगर एक्सेसिबल बनाना हो, सो क्या वो पॉसिबल होता है? Now it depends. देखो अगर ground floor है and if you, it also depends on the disability है ना. या Disability is a very diverse group. But home accessibility में I feel जो physically disabled होते हैं, especially wheelchair users, they हम्म, have the biggest challenge. You या know, and especially जब इतनी छोटे घर होते हैं और उससे ऊपर जब घर ग्राउंड फ्लोर पे ना हो, ऊपर हो और लिफ्ट ना हो, हम्म, that becomes a bigger challenge. या So, you know, I mean, I'm sure आपको भी पता है और सब, स्पेशली हम लोग जो डिसेबिलिटी में काम करते हैं, वी आर वेरी अवेयर कि बहुत सारे डिसेबल लोग हैं जो अपने घर से नहीं निकल पाते, बिल्कुल बिल्कुल। you know, and again I would say it's not just only disabled people, it's also older people हम्म, हम्म, अपने घर से नहीं निकल पाते बिकॉज वो ऊपर के घरों में रहते हैं और वो लिफ्ट लगाने की जगह नहीं होती है एंड देर आर नो, यू नो, देर आर नो सेट पॉलिसी सिस्टम स्टैंडर्ड्स टू लुक एट दिस काइंड ऑफ इश्यूज या एंड अब जैसे आपको पता है अर्बनाइजेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है ना, हम्म, globally even in India, and in the future it is, you know, projected that more than 70% of the population would live in urban areas. Now, urban areas, which means informal settlements. हम्म, And there is a lot of focus now on adequate housing. अब वो adequate housing अगर आप देखो, I mean, adequate housing are the low cost housing that the government हम्म, provides, right? या अगर आप हमारे इंडिया में देखो इंदिरा आवास योजना या ये योजना जो घर बनाते हैं, द हम्म, हाउस साइज स्क्वायर फीट इज सो स्मॉल that it can never be made accessible. हम्म, हम्म, तो इस वक्त जो हमारा हाउसिंग है इट्स ऑलरेडी inaccessible and we struggle, but in the future it will continue या to be so unless the square feet of a, you know, adequate low income house is also adequate to allow a person, हम्म, especially those with wheelchairs, to use that space adequately. तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लंदन में देखा जाए, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, लाइफ टाइम होम स्टैंडर्ड्स। ओके, अब आप जब कोई एक घर में रहते हैं तो आप ये तो है नहीं कि बस जब यंग है या जब बच्चे हैं उस घर में रहेंगे और फिर इट्स अ लाइफ टाइम स्पेस, राइट? या उधर आप बच्चों में रहेंगे, जवानी में रहेंगे, जब आप प्रेगनेंसी में आएंगे तब रहेंगे, जब आपके छोटे बच्चे हो जाएंगे तब भी रहेंगे, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी आप रहेंगे, राइट? सो द हाउस नीड्स टू बी सच so that it is adaptable, कि जब आपको अभी तो ऐसे है सिंपल, पर कल को आपको जरूरत पड़े तो ज्यादा तोड़ फाड़ ना करके हम्म, आपको फिर भी वो अकोमोडेट करे आपकी चेंज्ड रिक्वायरमेंट्स को। या सो उन्होंने इस टाइप के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, बट वो स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स इंडिया में, यू नो, अडॉप्ट करने बहुत मुश्किल हैं बिकॉज हमारी हाउसिंग इज वेरी डिफरेंट। बट दैट इज द काइंड ऑफ अप्रोच आई फील वी नीड टू टेक। या हमारे कॉन्टेक्स्ट में व्हाट डज इट मीन टू, यू नो, हैव हाउसिंग which can become accessible as and when required, और हम्म, सब घरों को उसी डिजाइन पे बनाओ। हम्म, नौ घर है बट दे आर अडेप्टेबल। या क्योंकि जैसे ओल्ड एज में पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, ये सब चीजें अब बढ़ रही हैं। इट इज मोर बिल्कुल। देन एवर नाउ। तो उसी घर में रहते रहते एक इंसान को जिसको पार्किंसन हो जाए, उसको फ्लोरिंग वहीं स्लिपरी लगने लग पड़ती है, फॉल्स बढ़ जाते हैं। सो वी नीड टू मेक एवरीथिंग एक्सेसिबल फॉर दैट पर्सन, वॉशरूम्स एग्जैक्ट, एक्सेसिबल, बेथिंग एरिया एक्सेसिबल। सो ये अगर हम करवाने बैठते हैं तो ये बजट फ्रेंडली नहीं होता। इट इज नहीं वेरी होता। एक्सपेंसिव तो फॉर मिडिल इसीलिए क्लास, या नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फिर क्या होता है वो बंदा बस ऐसे ही बेचारा, हम्म, मतलब is neglected. या You don't want to
neglect, but there इंडिपेंडेंस is no नहीं रह option. जाती, क्योंकि हर समय केयर गिवर साथ चाहिए, उठना बैठना किसी भी चीज के लिए, वो भी And बहुत all, एक्सपेंसिव है, yeah, वो चीज भी हाँ, बहुत काफी, एक्सपेंसिव, या या आई मीन केयर गिवर्स की तो एक अदर अलग ही कहानी है, वो तो नाइट टच करे तो। बट आई थिंक जैसे अब नए घर जैसे ही बनते जा रहे हैं, दे शुड बी मोर अडेप्टेबल। या कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन सॉल्यूशंस अगर सब लोग बैठ के देखेंगे तो दे विल बी हम्म गुड डिजाइन solutions that can be created, जैसे कि घर are more suitable for people in the long run. या या सो whenever you make such inclusive designs, जब भी आप ऐसे बनाती हैं, तो वहाँ एक टेक्निकल अप्रोच तो होती ही है, ऑब्वियसली होनी होती भी है, तो उसको एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ भी आपको बैलेंस करना पड़ता होगा, कि टेक्निकलिटीज विद ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। I think for sure, definitely, because the space is not about just the physical aspect. हम्म It's really about how people are going to use that space या या and what is that space being developed for. हम्म You know, those kind of aspects definitely have to be, addressed and taken into account. It can't be just about the architecture. And for instance, if you're looking at a space in terms of accessibility, it's not just the physical access to the space. It's about कि physical access तो है, आप वहां पहुंच गए, पर वहां पर जो सर्विस फैसिलिटी जो भी है, that you have to be able to या also access as easily. या फंक्शनल होना चाहिए, मतलब। Exactly. वो सिर्फ physical access से नहीं, it doesn't work like that. हम्म। तो फंक्शनल बनाने के लिए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कि कैसे हम करेंगे उसको, एक इंसान कैसे कर पाएगा, वो आपको बैलेंस Yeah, करना पड़ता होगा वहां पर। exactly, exactly. And when we look at disability, there are very specific requirements. अब जैसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ information in accessible format. So, I mean, any service or facility need to have all those aspects as well. सो व्हेन यू गो आउट, कि जैसे किसी भी एरिया को आपको एक्सेसिबल बनाना है या ऑडिट करना है, तो आप, तो कई बार आपको लोगों का ऑब्जेक्शंस भी आपके सामने आते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, हमें यहाँ जरूरत नहीं है। सो डू यू फेस ऑल सच थिंग्स, कॉन्फ्रंट करते हैं लोग? Hmm. I mean, frankly, I don't think I have faced that because actually, to do an audit, you always एक बारी परमिशन लेते हैं, हाँ जी। to do an audit. So it's already known to that area that हाँ ऐसे लोग आएंगे और कुछ करेंगे, शायद they क्योंकि may not मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, जैसे 5 स्टार होटल्स हैं या इस तरह की जो एलिट एरियाज हैं, अगर हम जाते हैं, वहाँ का फ्लोरिंग एक्सट्रीमली स्लिपरी होता है। जस्ट जो शो की बहुत शाइनिंग और उसको साफ सुथरा दिखाने के चक्कर में एकदम पॉलिश्ड होगा, चमचमाता हुआ होगा, और वहां पर बहुत ज्यादा जो फॉल्स प्रोन हैं लोग, चाहे ओल्ड एज है, जो क्रचेस से चल रहे हैं, केन यूजर्स हैं, तो वहां उनको बहुत दिक्कत होती है। और अगर शिकायत की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारी सफाई कैसे रहेगी, हम ग्लैमर कैसे लाएंगे उस चीज में, उस चीज को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। तो इसी वजह से मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको भी ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है उसमें? see. The point is, I can give an audit report, हम्म but I mean, objection in the sense that it may not be adopted in totality. है ना? There would be some aspects which the organization may feel कि हाँ हम ये कर सकते हैं, and may, उनको अपने एस्थेटिक्स की ज्यादा चिंता रहती है वहां पर। I mean, definitely I think aesthetics can be seen as, but जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि होना हाँ, नहीं चाहिए. Aesthetics and accessibility or inclusive design should really go hand in hand. हम्म हम्म But
Yeah, I mean, I would agree in that sense, there would be objections. हाँ, मुझे एक बार याद आ रहा है, I did an audit for um, five-star hotel, Mhm. and in that I suggested the pool to be accessible, Okay. and I got a real kickback from there. Said we are not developing a, Hmm. and the kickback was from the architect who was a US based architect, and I Hmm. was a bit taken aback because USA में तो मेरे ख्याल से Hmm. काफी stringent rules होंगे, but I mean हम कोई rehab center नहीं बना रहे हैं, we are Yeah. like a five. बहुत बार ऐसा जवाब मिलता है, बहुत Yeah, बार। so I was like, okay, then you know what you do, like Yeah. Yeah. you just accept, and yeah, that was strange. So, as a woman with disability, you must have faced a lot of challenges regarding accessibility, बाहर जाना आना, क्योंकि women with disabilities के अपने यूनिक challenges होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस एक्चुअली शेप्ड योर एडवोकेसी, कि क्या दिक्कत आई है कि मुझे इस चीज की एडवोकेसी करनी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आई आपको? Well, I face a lot of, मेरे को biggest challenge is the attitudes. मोर देन फिजिकल। अब फिजिकल क्या होता है, आप इतने साल में रहते रहते यू वर्क योर वेज अराउंड, यू नो, या। बिकॉज आगे तो बढ़ना है, आप कैसे करना है, यू वर्क योर वेज अराउंड। बट एटीट्यूड्स आर समथिंग विच रियली आर what I encounter the most, or at least I feel about the most. And for instance, like I live on my own and independently, and I hardly interact with my community, you हम्म। know, because you're just seen as someone requiring a lot of support, seen as, oh, poor thing, you know, and which is not the case. And it just shows the lack of thinking awareness of the community. It has nothing to do with me, which of course I know. But what it kind of results in my not interacting with my community as much, you हम्म। know, staying aloof, being in, you know, involved with my work and just happy with that. And I think that is the biggest challenge I personally हम्म। feel about. हम्म। And I don't know how to break it. I don't know. Or अब क्या होता है, or what to do about it, what kind of advocacy. And like the physical environment आप used to हो जाते हो, you get used to also the attitudinal barriers. या। And then you don't want to get out of your comfort zone. ठीक है, मुझे क्या करना किसी से बात करके, it's okay. My life is good. I don't care. पीपल स्टार्ट प्रीचिंग कि नहीं, तुम्हें निकलना चाहिए बाहर, और इस तरह की चीजें वो हाँ, को सुनने को मिलती तुम हैं। क्या करते होगे, ओ तुम तो सो जाते होगे। I mean, yeah, what do you mean by that? Perhaps I do and have achieved far more than, you know, a राइट। very large number of people. हम्म। Yeah, I don't think I have advocated against it, and I don't think I have the strength to. It's like I've just imbibed it. It's okay. या। Fine, part of life. सो जब मैं भी सोचती हूँ ट्रूली इंक्लूसिव डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो उसमें मेरे हिसाब से भी एटीट्यूडनल बैरियर्स को भी हटाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां पे। ट्रूली इंक्लूसिव डिजाइन तब होगा, सिर्फ हम कंक्रीट को या स्ट्रक्चर्स को अगर बना भी देते हैं वैसा, तो वो 50% या मैक्सिमम 70% इंक्लूसिव होगा। बाकी तो सामने वाले की I बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है वहां I पर। agree. इनफैक्ट जो मैं रिसर्च की बात कर रही थी, उसमें भी यही निकल के आया, एटीट्यूड्स, पीपल रियली टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड्स एंड हाउ those attitudes pull them back. And so that is why, you know, awareness raising and training is one of the recommendations that are always in the forefront.
हम्म हम्म हम्म, you know, training of staff, sensitization, and everywhere. things are, yeah, Yeah. because those are the basics. Uh, yeah. सर आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, नो लुकिंग बैक, so what motivated you to write that? So मेरी ऑटोबायोग्राफी तो मैंने लिखी थी एक टाइम पे when it was really a very bad, you know, part of life for me when I actually met with my second accident and I lost my husband in that accident and I couldn't piece anything. मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों हम्म मेरा पहले एक्सीडेंट एक हुआ था where I became disabled and I learned to cope and move on. So why did I have the second accident? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था and just to understand the reality and to piece out different pieces of my life and put them in a certain understanding, at least in my mind. I mean, that's when I wrote that book. yeah. And of course, life has really moved on after that, but it really helped me, and you know, to come to terms with the reality. So it It's a was a very, kind of healing experience for you. It healed you yes, it somewhere. was. It was. It was. Yeah. And at that time, there was always also a feeling that as time goes, you always forget, right? पिछली चीजें पीछे ही रह जाती है. But I जी. wanted to document it so that I can go back to it and read it, and you know, Mm. because it's not a usual thing to happen. It was Yeah. really Uh, that. devastating. So do you plan to write the second part of it now? I really do want to. I want to. I will at some point in life, I guess, definitely in a couple of years. Yeah. Yeah, because life moves on. या इट मूव्स ऑन, क्योंकि वो पढ़ने वालों के लिए एक बहुत बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से गिर गिर कर हम उठते हैं, बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, एंड रेजिलियंस देयर मैटर्स द मोस्ट, कि किस तरह से वी एक्ट लाइक अ बैम्बू ट्री, बार बार गिरते हैं फिर एकदम से वी जंप बैक टू लाइफ. या वुड बी वेटिंग टू रीड दैट, योर सेकंड पार्ट. एंड यू हैव बीन अवॉर्डेड, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, जो लिस्ट है वो अनगिनत है. सो विच अवार्ड वाज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, किसको लेकर आपको सबसे अच्छा लगा? I think there were two awards. One was the National Award, हम्म National Role Model Award. हम्म Um, and that was really very close to me because it was given by Dr. Abdul Kalam, who was जी. the president at that time. So it was just lucky that I got it at a time when, our president was Dr. Abdul Kalam. Another award which I kind of really enjoyed receiving was the Neerja Bhanot Award. हम्म So this is constituted by Neerja Bhanot's family and Pranam or whatever. And so they give a award once a year to one woman for social achievements. And again, I mean, I thought that really meant a lot. So I think these two are really cherished. हम्म. Yeah. सो अब जैसे अपने जो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या यंग एडवोकेट्स हैं, राइट्स एडवोकेट्स, सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? व्हाट डू यू वांट टू, कि मैं कैसा कैसा काम करें, या क्योंकि जो आपके जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, और जो यंगर जनरेशन आ रही है, उनकी सोच में, काम में बहुत फर्क है. तो आप व्हाट डू यू वांट टू टेल देम, कि किस तरह का आपका मैसेज होगा उनके लिए?
No, I frankly think the younger generation is so much smarter and they have so much more, awareness because of technology. I Yeah, mean, I won't say I'm technology illiterate, but I'm not, of course, as literate in technology as the younger generation. And I think they really are in a very good position to take this movement forward, with all the skills and that they have. And I think they really need to, what? I mean, in the sense, be true to themselves and to the cause. yeah, It is really, and I think that's what we've lived by, right? To be really true to the cause and really passionate about what we did or are doing. And I think that passion kind of converts into your uh, being able to move forward in a very concrete way. And I think that coupled with their, technology skills and things can really make a lot of difference. yeah, true. So just be passionate, determined, and for the cause. But do you think उनमें वो जो they are less empathetic? Do you feel that? जो modern generation है. I think it's just that they are young. I feel as they learn, they see more, they grow more. I mean, I'm sure when I was that young, I was not as empathetic. You learn. I Hmm. would like you, and I'm sure that they would as well. तो चलते चलते आपके लिए एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन है. इफ यू गेट अ मैजिक बैंड, आपको अगर एक जादू की छड़ी मिल जाती है, सो इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी में सबसे पहले आप क्या बदलना चाहेंगी? Attitudes. That's the first thing. Attitudes बदल गए तो फिर automatically everything will fall in place. True, true, true. So thank you so much, Shivani. Thank you for your time. It was great talking to you. Lovely talking to you as well. Thank you. Okay, thank you. Bye bye.